हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। चलिए ब्लड वाले सेशंस को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। आज हमारा 24th वीडियो है और आज से हम लोग शुरू करेंगे हमारा एक नया टॉपिक जिसका नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, देखो हमने अब तक ब्लड में एक ओवरऑल जनरल व्यू देखा, फिर आरबीसी से एसोसिएटेड एनीमिया वगैरह सब कुछ देखा, डब्ल्यूबीसी के टाइप्स, डब्ल्यूबीसी कम होता है तो क्या होता है, बढ़ता है तो क्या होता है, वो सब कुछ हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था टीएलसी डीएलसी के बारे में और हमने ये देखा था कि न्यूट्रोफिल्स बढ़ने को क्या कहते हैं, न्यूट्रोफिल्स कम करने को क्या कहते हैं। तो 23rd वाला वीडियो आप ज़रूर देखें, उसमें एक साथ हमने बहुत सारे टर्म्स डिस्कस किए हैं। यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि प्लेटलेट्स, और ये इसका पहला पार्ट है। देखिए थ्रोम्बोसाइट्स जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये जो वर्ड है थ्रोम्बस वर्ड का मतलब होता है क्लॉट, ब्लड क्लॉट, और साइट मतलब सेल, यानी ऐसे सेल्स जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं उनको हम कहते हैं प्लेटलेट्स, उनको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स मतलब, और प्लेटलेट्स का ही दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। छोटे से सेल्स हैं, इनका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस है। हमारे ब्लड में केवल आरबीसीज ही ऐसे फॉर्म्ड एलिमेंट्स या सेल्स है जो रेड कलर के हैं या जिनके पास कलर होता है, बाकी डब्ल्यूबीसीज और थ्रोम्बोसाइट्स इन दोनों का कोई कलर नहीं होता। और सबसे मेन बात, प्लेटलेट्स भी आरबीसी की तरह ई न्यूक्लिएटेड है, यानी इनके पास भी न्यूक्लियस नहीं है। तो जैसा हमने डब्ल्यूबीसी वाले वीडियो में सबसे पहले पॉइंट जो हमने पढ़ा था वो यही कि डब्ल्यूबीसी हमारे ब्लड के इकलौते सेल्स हैं जिनके पास में न्यूक्लियस है, बाकी आरबीसीज और प्लेटलेट्स इन दोनों में ही न्यूक्लियस नहीं होता। इनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, ऐसा डिस्क टाइप रहते हैं ये सारे, बट इरेगुलर शेप्ड रहते हैं सारे। डायमीटर में 2 से 4 माइक्रोन्स के होते हैं और इनका नॉर्मल जो ब्लड में वैल्यू है वो रहता है 1,50,000 से 4 लाख पर mm³। ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर आपको याद रखना है, 1.5 लाख से 4 लाख पर mm³। ठीक है, शॉर्ट लाइफ स्पैन है 5 से 9 दिन की, यानी अगर कंपेयर करें हम बाकी के ब्लड सेल्स के साथ में तो सबसे ज़्यादा हमारे ब्लड में क्या होते हैं, आरबीसी। सबसे ज़्यादा लाइफ किसकी होती है, आरबीसी की, 120 डेज़। ठीक है, तो प्लेटलेट्स की भी इतनी कोई खास लाइफ नहीं होती। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें पढ़नी है वो है प्लेटलेट्स बनते कैसे हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि प्लेटलेट्स के बनने को क्या कहते हैं। तो अगर आपने हमारे डब्ल्यूबीसीज वाले वीडियो अगर ध्यान से देखे हो तो आप बता सकते हो कि प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं। यस, द वर्ड इज़ थ्रोम्बोपोइसिस। थ्रोम्बोपोइसिस हम ये चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको याद हो तो एरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस, हेमेटोपोइसिस। पोइसिस का मतलब था फॉर्मेशन और थ्रोम्बो मतलब थ्रोम्बोसाइट्स, यानी थ्रोम्बोसाइट्स के फॉर्मेशन को कहा जाता है थ्रोम्बोपोइसिस। अब एरिथ्रोपोइसिस यानी आरबीसी का फॉर्मेशन, ल्यूकोपोइसिस यानी डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन, और थ्रोम्बोपोइसिस यानी प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन, ये तीनों ही जो है वो बोन मैरो के अंदर होते हैं। बिकॉज हमने स्टडी किया था कि ये जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं इन सब का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है और इन सब का जो ओरिजिन है वो एक कॉमन ओरिजिन है, यानी हीमोपोएटिक स्टेम सेल से ये सब के सब डिराइव होते हैं। लेकिन थ्रोम्बोसाइट्स में ये जो फॉर्मेशन है इसमें एक हल्का सा फ़र्क है अगर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी से कंपेयर करें। तो अगली स्लाइड में हम लोग वो पूरा सीक्वेंस देखेंगे, यानी मेटोपोएटिक स्टेम सेल से लेकर एंड तक का जो कंप्लीट सीरीज़ है वो हम देखेंगे। फिलहाल आप ये समझो कि बोन मैरो में एक सेल होता है जिसका नाम है मेगा कैरियोसाइट। अब ये कहाँ से आता है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। मेगा कैरियोसाइट, अभी नाम कैसे आया इसका। मेगा का मतलब होता है लार्ज, कैरियो मतलब न्यूक्लियस और साइट मतलब सेल, यानी एक ऐसा सेल जिसके पास एक बड़ा न्यूक्लियस हो। ये देखो आप, ये मेगा कैरियोसाइट है। प्लेटलेट्स इस मेगा कैरियोसाइट से कैसे बनेंगे, तो वो ऐसा होता है कि ये जो मेगा कैरियोसाइट है ये टूटता है, ये टूट के बहुत सारे प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करता है। इस पिक्चर में देखो यहाँ पर, ये देखो ये जो फ्रेगमेंट्स दिख रहे हैं मेगा कैरियोसाइट्स के, मेगा कैरियोसाइट स्प्लिंटर हो जाता है यानी कि टूट जाता है ऐसा, और टूटने के बाद ये बहुत सारे पीसीज बनाता है और इन पीसीज के चारों तरफ ये देखो आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है। आप इसको ऐसे समझो कि जैसे ये एक पीस टूट रहा है इसका, तो जब ये टूट के अलग हो जाएगा तो इसके इस पार्ट पे भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई, यानी ये पूरा का पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर हो गया। इसको एक सिंगल सेल इसीलिए कंसीडर कर लिया जाता है क्योंकि इसके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो प्लेटलेट्स मेगा कैरियोसाइट के स्प्लिंटर होने से बनते हैं, और एक मेगा कैरियोसाइट स्प्लिंटर होके यानी टूट के 2000 से 3000 फ्रेगमेंट्स या टुकड़े बनाता है, और हर फ्रेगमेंट्स के चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसलिए ये एक सिंगल सेल कहलाता है जिसको आप कहते हो थ्रोम्बोसाइट्स। ये हैं आपके थ्रोम्बोसाइट्स जो अब बोन मैरो से निकल कर कहाँ जाएंगे, ब्लड के अंदर, क्योंकि बोन मैरो में इनका फॉर्मेशन होता है तो वहाँ फॉर्म होके ब्लड में एंटर कर जाते हैं। तो इस तरीके से थ्रोम्बोसाइट्स मेगा कैरियोसाइट्स के ब्रेकडाउन से या उनके फ्रेगमेंटेशन से बनते हैं। क्लियर। और
अब हम जो मैंने कहा कि थ्रोम्बोपोइसिस, तो जैसे इराइथ्रोपोइसिस होता है, इराइथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करने वाले हार्मोन का नाम क्या था? एरिथ्रोपोइटिन। ये हमने स्टडी किया था, एरिथ्रोपोइटिन, EPO बोलते हैं। हमने पूरा डिटेल में इसको स्टडी किया हुआ है हमारे RBC वाले वीडियो में, आप वहाँ पे देख सकते हैं इसको। तो जैसे एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है, वैसे ही एक हार्मोन होता है थ्रोम्बोपोइटिन, यानी TPO। तो एरिथ्रोपोइटिन एरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करता है, तो थ्रोम्बोपोइटिन थ्रोम्बोसाइट्स के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। एरिथ्रोपोइटिन रिलीज कहाँ होता है जनरली? ये मेनली रिलीज होता है किडनी से, और स्मॉल अमाउंट में एरिथ्रोपोइटिन लीवर में भी बनता है। और इसका जस्ट ऑपोजिट होता है थ्रोम्बोपोइटिन। थ्रोम्बोपोइटिन मेनली लीवर में बनता है, ठीक है, और थोड़ा सा अमाउंट इसका किडनी में भी बनता है। तो ये डिफरेंस है एरिथ्रोपोइटिन और थ्रोम्बोपोइटिन में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थ्रोम्बोपोइसिस की। तो जैसा हमने कहा कि चाहे WBC हो, RBC हो या प्लेटलेट्स हो, इन सब का ओरिजिन एक कॉमन सेल से होता है जिसको आप कहते हो ल्यूरिपोटेंट स्टेम सेल। तो ये वो ल्यूरिपोटेंट स्टेम सेल है। ये ल्यूरिपोटेंट स्टेम सेल आगे चल के दो तरह के स्टेम सेल्स में डेवलप होता है, एक माइलॉइड स्टेम सेल और दूसरा लिम्फोइड स्टेम सेल। अब जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, लिम्फोइड स्टेम सेल्स इनसे बाद में आगे चल के डेवलप होते हैं लिम्फोसाइट्स। तो एक हुआ माइलॉइड स्टेम सेल और दूसरा हुआ लिम्फोइड स्टेम सेल। लिम्फोइड स्टेम सेल से बनते हैं लिम्फोसाइट्स। इसके अलावा जितने भी ब्लड सेल्स हैं, फिर चाहे वो RBC हो, चाहे वो प्लेटलेट्स हो, चाहे वो इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, ये जितने भी बाकी के फॉर्म्ड एलिमेंट्स है या ब्लड सेल्स है, सारे के सारे माइलॉइड स्टेम सेल से ही डेवलप होंगे। इन्हीं माइलॉइड स्टेम सेल के फर्दर आगे चल के डेवलप होता है एक सेल जिसका नाम है मेगा कैरियोब्लास्ट, ब्लास्ट सेल यानी फॉर्मिंग सेल जिसको हम कहते हैं। ब्लास्ट का मतलब, जब भी हम किसी सेल के पीछे ब्लास्ट वर्ड यूज़ करते हैं, इसका मतलब वो एक फॉर्मिंग सेल है। मेगा कैरियोब्लास्ट से बनता है मेगा कैरियोसाइट, और अभी हमने देखा कि मेगा कैरियोसाइट के टूटने से, फ्रेगमेंटेशन से, स्प्लिंटर होने से बनते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। ये पूरा का पूरा है थ्रोम्बोपोइसिस, विच इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन कॉल्ड एज थ्रोम्बोपोइटिन। चलिए फिर हम और आगे चलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स की। थ्रोम्बोसाइट्स जब इनएक्टिव होते हैं, यानी नॉर्मली जब ये नॉर्मल ब्लड में प्रेजेंट है तो ये इनएक्टिव होते हैं, तो ये शेप के होते हैं, और इनके एक्टिवेशन के बाद में इनमें इस तरह के सूडोपोडिया जैसे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जिनको कहा जाता है फाइलोपोडिया। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? फाइलोपोडिया। बिल्कुल सूडोपोडिया जैसे स्ट्रक्चर्स है, प्लाज्मा प्रोसेसेस हैं ये, जिनको फाइलोपोडिया कहा जाता है। और एक इनएक्टिव प्लेटलेट में किसी भी तरह का प्रोसेस नहीं होता। अब इसका एक्टिवेशन कैसे होता है प्लेटलेट्स का, वो हम लोग आगे चल के सीखेंगे कि जब ब्लड क्लॉटिंग करनी होती है तो ब्लड क्लॉटिंग में एक्टिवेट कैसे करते हैं थ्रोम्बोसाइट्स को, वो हम लोग आगे जब क्लॉटिंग सीखेंगे या धीरे धीरे इन वीडियोज़ में आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। देखो अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको लगेगा कि नीट UG से काफ़ी ऊपर लेवल पे है, बिल्कुल सही बात है आपकी, पर मैंने हल्का सा डिटेल में इसलिए लिया ताकि जो हमारे दूसरे स्टूडेंट्स हैं, मास्टर्स करने वाले या MBBS वाले या जो नीट PG की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी हेल्प हो जाए। और प्लस ये कंसेप्ट सीखने से आपको क्या होगा, प्लेटलेट्स की जो फंक्शनिंग हो रही है, ब्लड क्लॉटिंग जो होगी, वो और आसानी से आपको समझ में आएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं नीट UG में भी इस तरह के जो अब मैं जो टर्म्स आपको बताऊँगा वो टर्म्स यूज़ होंगे ही होंगे। तो आप उसके पीछे का एक बार बेसिक कंसेप्ट समझ लो अच्छे से, और उसके बाद याद उतना ही करो जितना आपके नीट UG के लेवल में आता है। बट फिलहाल मैं चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, इनको इन वीडियोज़ से फ़ायदा हो, इसलिए मैं इसको हल्का सा डिटेल में लेता हूँ। प्लेटलेट्स की अगर मैं बात करूँ तो प्लेटलेट्स के एक सिंगल सेल की बात करूँ तो वही माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है इसके पास, इसके साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोजन है, दूसरे सेल्स की तरह इनके पास भी माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कुछ खास बातें जो हमें यहाँ देखनी है, वो पहले तो देखनी है कुछ ग्रेन्यूल्स। देखो प्लेटलेट्स के अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब जैसे ये देखो आप, ये कुछ ग्रेन्यूल्स है, इनको कहते हैं अल्फा ग्रेन्यूल। इनको हम क्या कहते हैं? अल्फा ग्रेन्यूल। ये एक अल्फा ग्रेन्यूल है, दूसरा अल्फा ग्रेन्यूल। ठीक इसी तरह से एक और ग्रेन्यूल होता है जिसको कहा जाता है डेंस ग्रेन्यूल। अल्फा ग्रेन्यूल और डेंस ग्रेन्यूल। अब प्लेटलेट्स के जो मैक्सिमम फंक्शन अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी जो हम पढ़ेंगे, उनके मैक्सिमम सब्सटेंसेस जो ये रिलीज़ करते हैं, जो आगे चल के ब्लड क्लॉटिंग में या दूसरे मैकेनिज्म्स में हेल्प करते हैं, ये सारे के सारे इन्हीं ग्रेन्यूल्स में प्रेजेंट है। मोस्ट ऑफ देम इन ग्रेन्यूल्स में प्रेजेंट है, और बाकी के जो है ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं। तो अल्फा ग्रेन्यूल्स में कौन कौन से सब्सटेंसेस है, डेंस ग्रेन्यूल्स में कौन कौन से सब्सटेंस है, वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये ध्यान रखें कि दो तरह के ग्रेन्यूल्स प्लेटलेट्स में प्रेजेंट होते हैं, जिनमें कुछ केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट है जो प्लेटलेट्स के जो मैकेनिज्म है उसका एक्शन का, उसमें रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे एक और बहुत बढ़िया कंसेप्ट जो हम लोग यहाँ प्लेटलेट्स में पढ़ते हैं वो है ये ओपन कैनालिकुलर सिस्टम। यहाँ देखना है इसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखो आप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह से अंदर इन्वेजिनेट हुआ है,
ये अंदर की तरफ ऐसे इन्वेजिनेट होके ये कैनाल लाइक सिस्टम बना दिया इसने। देखो यहाँ पे ये पूरी कैनाल बना दी इसने यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने। ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही अंदर की तरफ इस तरह से ग्रो करके ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप करती है। इनका फ़ायदा पता है क्या है? इनका फ़ायदा ये होता है कि ये कैनालिकुलर सिस्टम की हेल्प से जब प्लेटलेट्स को काम करना होता है तो इनके ये जो ग्रेन्यूल्स हैं, ये ग्रेन्यूल्स यहाँ से सीधा कैनाल्स में एंटर करते हैं। ये डेंस ग्रेन्यूल्स हो या अल्फा ग्रेन्यूल्स हो, यहाँ से कहाँ आएंगे? सीधा इन कैनाल्स में, और इन कैनाल्स में आने के बाद सीधा ये सेल से बाहर की तरफ एंटर कर गए। तो ये कैनालिकुलर सिस्टम हेल्प करता है ग्रेन्यूल्स के एक्सोसाइटोसिस में, यानी ग्रेन्यूल्स को सेल्स से बाहर निकालने में। ये पिक्चर देखो, इस पिक्चर में और क्लियर तरीके से हमने ये आपको कैनालिकुलर सिस्टम बताया है। यहाँ पे देखो ये अल्फा ग्रेन्यूल्स और ये डेंस ग्रेन्यूल्स। तो ये देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह से एक अंदर डीप इनटू द साइटोप्लाज्म, पूरा का पूरा कैनाल सिस्टम ये यहाँ पे, ताकि आसपास जितने भी ग्रेन्यूल्स हैं, इन ग्रेन्यूल्स का जो भी सीक्रेशन है सीधा इन कैनाल्स में जाए और यहाँ से वो प्लेटलेट्स से बाहर आ सके। तो ये ओपन कैनालिकुलर सिस्टम हेल्प करता है ग्रेन्यूल्स के अंदर के जो सब्सटेंसेस है उनको बाहर लाने में। तो ये बेसिकली सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंसिव इन्वेजिनेशन है। एक्सटेंसिव यानी काफ़ी डीप तक, और प्लस एक अच्छा खासा नेटवर्क बना रखा है जिससे एक ओपन कैनालिकुलर सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। बहुत डेलिकेट टनल सिस्टम है ये, जिसमें से प्लेटलेट के जो ग्रेन्यूल्स हैं वो अपने कंटेंट्स बाहर की तरफ निकालते हैं। तो इस तरह से इनके जो एक्शंस है, जो फंक्शंस है प्लेटलेट्स के, वो कैरी आउट होते हैं इन ग्रेन्यूल्स के द्वारा। चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट हम चलते हैं अल्फा ग्रेन्यूल्स के कंटेंट में। देखो डेंस ग्रेन्यूल्स के भी जो है अंदर सब्सटेंसेस हैं काफ़ी, पर वो हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे उनका, क्योंकि उतना कुछ खास रोल है नहीं, तो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन जो अल्फा ग्रेन्यूल्स के सब्सटेंसेस हैं, इनके एक्शंस आपको याद करने हैं, इनको समझने हैं अच्छे से, ठीक है। ये टर्म्स आप सुनोगे कहीं ना कहीं, तो मैं चाहता हूँ कि ये टर्म्स थोड़ा आपके लिए क्लियर हो जाए, तो आपको थोड़ा हल्का आइडिया रहना चाहिए। तो प्लेटलेट्स के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट कुछ ग्रेन्यूल्स की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अल्फा ग्रेन्यूल्स, और अल्फा ग्रेन्यूल्स में क्या क्या सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले अल्फा ग्रेन्यूल्स में प्रेजेंट है क्लॉटिंग फैक्टर्स। अब देखो प्लेटलेट्स का मेन रोल क्या है? प्लेटलेट्स का मेन रोल रहता है कोगुलेशन ऑफ ब्लड में, है ना, ब्लड कोगुलेट करना है, और उसके अलावा इनका मेन रोल रहता है हीमोस्टेसिस में। अब हीमोस्टेसिस क्या है, मैं थोड़ी देर में आऊँगा इस टॉपिक पे भी, है ना, तो वहाँ पढ़ेंगे हम लोग। तो कोगुलेशन करना है, ब्लड क्लॉटिंग करना है, तो क्लॉटिंग फैक्टर्स की जरूरत होगी। तो जो क्लॉटिंग फैक्टर है फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर है? फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर, है ना। तो फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर फिब्रिनोजन, फिफ्थ क्लॉटिंग फैक्टर और 13th क्लॉटिंग फैक्टर, पहला, पांचवा और 13th क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये सब अल्फा ग्रेन्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो जब इनकी ज़रूरत पड़ती है तो ये प्लेटलेट्स इससे सीधा इन कैनालिकुलर सिस्टम से बाहर निकाल दिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स। देखो अब हम यहाँ पर कुछ ग्रोथ फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। ग्रोथ फैक्टर्स बेसिकली ये वो फैक्टर्स हैं जो बॉडी में अलग अलग स्ट्रक्चर्स के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी हम लोग लेंगे डिटेल में, जिसमें सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, यानी ऐसा ग्रोथ फैक्टर जो प्लेटलेट्स से डिराइव हुआ है, जिसको PDGF कहते हैं, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है डैमेज्ड ब्लड वेसल को रिपेयर करना और वुंड हीलिंग में हेल्प करना। देखो जब भी इंजरी होगी, है ना, जब भी इंजरी होगी तो जब डीप इंजरी रहता है तो ब्लीडिंग होता ही होता है। ब्लीडिंग हो रहा है क्योंकि ब्लड वेसल्स का डैमेज हुआ है। अब अगर हम ये सोचें कि प्लेटलेट्स का काम है कि इस ब्लीडिंग को रोकना, यानी ब्लड क्लॉटिंग करना, तो नहीं, केवल इतना सा काम नहीं है। केवल ब्लड क्लॉटिंग से कुछ नहीं होगा। ब्लड क्लॉटिंग के बाद जो ब्लड क्लॉटिंग के बाद में जब जो इंजरी हुई, इस इंजरी में ब्लड वेसल्स जो डैमेज हुई या जो वुंड फॉर्मेशन हुआ, जो घाव बना, उसका हील करना, ब्लड वेसल्स जो डैमेज हुई है उसको रिपेयर करना, ये काम भी प्लेटलेट्स का रहता है। और ये काम कौन करता है? प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। इसके अलावा प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर एक बहुत ही पोटेंट माइटोजन है। पोटेंट मतलब पावरफुल, एक पावरफुल माइटोजन है। माइटोजन का मतलब क्या होता है? माइटोजन मतलब एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा एजेंट जो माइटोसिस को प्रमोट करता हो। माइटोसिस यानी सेल डिवीजन। तो बेसिकली क्या होता है कि ब्लड वेसल में इंजरी हुआ, ठीक है, ब्लड वेसल में इंजरी होने के बाद ये PDGF एक पोटेंट माइटोजन है। तो जो स्मूथ मसल फाइबर्स हैं ब्लड वेसल्स के, इन स्मूथ मसल फाइबर्स के माइटोसिस को ये प्रमोट करता है, ताकि इन स्मूथ मसल फाइबर से और मसल फाइबर्स का फॉर्मेशन हो और ब्लड वेसल जो इंजरी हुई है, जो वहाँ पर वापस स्मूथ मसल्स का फॉर्मेशन हो सके। तो ये PDGF डैमेज्ड ब्लड वेसल को रिपेयर करेगा, वुंड हीलिंग को प्रमोट करेगा और एक पोटेंट माइटोजन है। तो एक बात तो हमने आज यहाँ सीखी कि प्लेटलेट्स
केवल ब्लड क्लॉटिंग नहीं करते, इनके अलावा इनके वुंड हीलिंग में भी अच्छा खासा रोल रहता है। नेक्स्ट एक और ग्रोथ फैक्टर की बात करते हैं, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। अब आप देखें, अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना हम, आपको प्लेटलेट्स ऐसा लगने लगेगा कि प्लेटलेट्स के तो बॉडी में बहुत सारे फंक्शन हैं। VEGF वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, अब जैसा इसका नाम है वेस्कुलर, वेस्कुलर वर्ड किसके लिए यूज़ होगा? ब्लड वेसल्स के लिए। तो बेसिकली ये नई ब्लड वेसल्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है ना। जब आप समझो वुंड बहुत बड़ा है और अच्छा खासा ब्लड वेसल्स का डैमेज हुआ है वहाँ पे, तो जो नई ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन कौन करवाएगा? VEGF वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, जो प्लेटलेट से रिलीज होता है। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। अब जैसा नाम से समझ में आ रहा है, ये ऐसा ग्रोथ फैक्टर है जो फाइब्रोब्लास्ट की ग्रोथ को प्रमोट करेगा। और फाइब्रोब्लास्ट आपको पता है कनेक्टिव टिश्यू के मेन सेल है ना। कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स कौन बनाता है? मैट्रिक्स बनाता है फाइब्रोब्लास्ट। कोलेजन फाइबर्स का फॉर्मेशन कौन करता है? फाइब्रोब्लास्ट। तो मैट्रिक्स और कोलेजन फाइबर, जो कि दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कनेक्टिव टिश्यू के, ये दोनों फाइब्रोब्लास्ट से होता है। तो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर ये सारा का सारा काम करवा रहा है, यानी कि इनडायरेक्टली कहूँ तो जो टिश्यू जो डैमेज हुआ उसको रिपेयर करना और उसको रीजनरेट करना, ये काम है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर के। देखो ये लिस्ट बहुत लंबी है, अल्फा ग्रेन्यूल्स में केवल ये 4 नहीं होते, लेकिन मैंने केवल इम्पॉर्टेंट ही आपको यहाँ पर सिखाए हैं ताकि कुछ चीज़ें आपके दिमाग में रहे। अभी जैसे ये इंजर्ड एरिया है, देखो ये इतना अच्छा डीप इंजरी है ना, ये इतनी डीप इंजरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो कि ये आपका स्किन वाला पार्ट हो गया और इसके नीचे आ गया ये पूरा कनेक्टिव टिश्यू। तो आप देखो किस तरह से पूरा का पूरा ये वुंड हील हो गया। तो इस हीलिंग में, अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हीलिंग में केवल प्लेटलेट्स का रोल है, ऐसा नहीं है, पर प्लेटलेट्स का भी इनमें इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ये प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ये वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर और फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, इन सब को रिलीज करता है ताकि वुंड हीलिंग को प्रमोट किया जा सके। तो ये तो थे सारे अल्फा ग्रेन्यूल्स के कंटेंट्स। अब हम देखते हैं अल्फा ग्रेन्यूल्स के अलावा जो साइटोप्लाज्म है प्लेटलेट्स का, उन साइटोप्लाज्म में भी कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट है, तो उन प्रोटीन्स की बात करते हैं हम यहाँ पे। देखो सबसे पहले इनमें प्रेजेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। अब कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, वो प्रोटीन्स जो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेंगे। अब जैसे मसल्स पढ़ा आपने, तो मसल्स में आपने पढ़ा होगा कि एक्टिन और मायोसिन नाम के 2 प्रोटीन्स होते हैं। सिमिलरली प्लेटलेट्स में भी एक्टिन और मायोसिन प्रेजेंट होते हैं जो प्लेटलेट्स के कॉन्ट्रैक्शन में रोल प्ले करते हैं। अब प्लेटलेट्स का कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, वो हम लोग जब इनका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, फंक्शन देखेंगे, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि प्लेटलेट्स का कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है। उसके अलावा तीसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन थ्रोम्बोएस्थेनिन, इसका नाम आपको याद रखना है। थ्रोम्बोएस्थेनिन ये वो प्रोटीन है जो क्लॉट का रिट्रैक्शन करता है ना। व्हाट इज क्लॉट रिट्रैक्शन? तो क्लॉट रिट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे इनिशियली जो क्लॉट बनता है, जैसे समझो यहाँ कोई ब्लड क्लॉट बना, ठीक है, तो वक्त के साथ फिर धीरे धीरे ये क्लॉट बनने के बाद में इस क्लॉट की जो साइज़ है वो साइज़ रिड्यूस होती है धीरे धीरे, ये साइज़ धीरे धीरे रिड्यूस होता है, क्योंकि जैसे जैसे हीलिंग होती रहेगी हमें इस क्लॉट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वक्त के साथ साथ धीरे धीरे ये क्लॉट जो है वो छोटा होता रहता है। तो इस क्लॉट रिट्रैक्शन के लिए कौन सा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है? थ्रोम्बोएस्थेनिन। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है हमारे मास्टर्स या MBBS के लेवल पे, तो ये आपको ध्यान रखना है, थ्रोम्बोएस्थेनिन। उसके बाद हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर अगेन VWF। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एसोसिएटेड एक जेनेटिकल डिसऑर्डर भी है। VWF की अब बात करें, यानी वॉन विलेब्रांड फैक्टर। VWF वॉन विलेब्रांड फैक्टर अगेन एक प्रोटीन है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है और ये रिस्पॉन्सिबल है प्लेटलेट्स के अडियरेंस के लिए। अब प्लेटलेट्स का अडियरेंस का मतलब क्या हुआ कि जैसे समझो कि ये कोई ब्लड वेसल है और यहाँ ब्लड वेसल में इंजरी हुई है यहाँ पे, तो इस इंजर्ड साइट पे प्लेटलेट्स आकर अडियर होते हैं, चिपकते हैं यहाँ पे, ठीक है, और फिर इन प्लेटलेट्स का धीरे धीरे एग्रीगेशन होता है यहाँ पे। तो ये अडियरेंस और इस एग्रीगेशन की वजह से यहाँ पर एक प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन होता है ताकि ब्लीडिंग को टेम्पररीली रोका जा सके। और ये प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन ब्लड क्लॉटिंग से पहले ही हो जाता है। ब्लड क्लॉटिंग विल टेक टाइम, ये ब्लड क्लॉटिंग नहीं है, ये प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन है। इसको आप ऐसे समझ लो कि जैसे आपके घर में कोई पानी का पाइप है, ठीक है, और वो पानी का पाइप फट गया, वहाँ से लीकेज हो रहा है, तो ठीक है, आप यहाँ पे परमानेंट सोल्यूशन जो भी करोगे, है ना, जैसे आप यहाँ पे समझो परमानेंट सोल्यूशन के लिए एमसील लगाओगे, प्लम्बर को बुलाओगे, मतलब जब तक एमसील नहीं आती या प्लम्बर नहीं आता, आप क्या करते हो, जनरली कोई कपड़ा ठूस देते हो, यहाँ पे कपड़ा, कागज़ या कुछ ना कुछ यहाँ पे ठूस देते हो, प्लग बना देते हो यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे भी यही होता है कि ब्लड क्लॉटिंग से पहले प्लेटलेट्स यहाँ पर आकर अडियर होते हैं और एग्रीगेट होते हैं और प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन होता है जो टेम्पररी ब्लड ब्लीडिंग को जो है वो अरेस्ट कर देगा।
ठीक है। हम लोग आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे ना वैसे वैसे हम लोग यहाँ पर सब ये मैकेनिज्म्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग जो हीमोस्टेसिस है पूरा देखेंगे, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन देखेंगे, प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन देखेंगे, फिर ब्लड क्लॉटिंग देखेंगे। ये सब अलग अलग चीज़ें हैं, तो हम लोग यहाँ पे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये सब डिस्कस करते रहेंगे। तो वॉन विलेब्रांड फैक्टर में आपको क्या ध्यान रखना है, प्लेटलेट्स के अडियरेंस के लिए ये प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और उसके अलावा वॉन विलेब्रांड फैक्टर का एक और इम्पॉर्टेंट काम, ये फैक्टर 8 के प्लाज्मा लेवल को मेंटेन करता है। आपको पता होगा फैक्टर 8 एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसी की एब्सेंस की वजह से होता है हीमोफीलिया, है ना, आपको याद होगा। इसको आप एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन कहते हो फैक्टर 8 को, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन AHG या फिर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर कहते हो फैक्टर 8। तो इस फैक्टर 8 के प्लाज्मा लेवल को मेंटेन करने का काम वॉन विलेब्रांड फैक्टर का रहता है। ये पिक्चर देखो आप, इस पिक्चर में आपको अडियरेंस और सब समझा रखा है। यहाँ पे देखो जैसे इन्होंने शो किया, यहाँ पे इंजरी हुई, ये देखो यहाँ पे इंजरी हुई और ये एंडोथेलियल सेल्स का डैमेज हुआ है यहाँ पे। तो प्लेटलेट्स आकर ये देखो यहाँ पे इस पिक्चर में कितना एक बहुत बढ़िया इन्होंने क्या दिखाया, ये जो इन्होंने दिखाया ना, मैंने अभी आपको क्या कहा, प्लेटलेट्स जब इनएक्टिवेटेड होते हैं तो इनमें प्रोसेसेस नहीं होते, जो इसमें क्लियर दिखा रखा है यहाँ पे देखो आप, ये इनएक्टिवेटेड प्लेटलेट्स, कोई प्रोसेस नहीं है यहाँ पे, है ना, ये ब्लड में फ्लो हो रहे हैं। जैसे ही इंजरी हुई ये प्लेटलेट्स देखो आप, कोई प्रोसेस नहीं है, जैसे इंजरी होती है ये प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो गए। प्लेटलेट्स एक्टिवेट होने के बाद इन्होंने क्या बनाया, ये फाइलोपोडिया सूडोपोडिया जैसे स्ट्रक्चर देखो, और ये प्लेटलेट्स धीरे धीरे यहाँ पर अडियर होते हैं, अडियर होने के साथ साथ फिर एग्रीगेट होते हैं और तब एंड में जाकर एक बहुत बढ़िया सा एक प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे, जिससे ब्लीडिंग अरेस्ट हो जाती है। यहाँ ब्लड क्लॉटिंग नहीं हुआ है, यहाँ पे क्या प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन है, एक टेम्पररी तरीका ब्लड रोकने का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग प्रोटीन्स की। तो तीसरा जो प्रोटीन है वो है FSF, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर या फिब्रिनेज। अगर आपने ब्लड क्लॉटिंग बहुत अच्छे से पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि ये 13th फैक्टर का नाम है। जो टोटल 13 फैक्टर्स होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के, उसमें से 13वें फैक्टर का नाम है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है प्लेटलेट्स के। उसके अलावा चौथा है प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। ये देख लो, अभी आपको नाम से समझ में आ गया होगा, ये वो फैक्टर है जो प्लेटलेट्स के एक्टिवेशन में हेल्प आउट करेगा। अब प्लेटलेट्स का एक्टिवेशन क्या होता है, क्यों होता है, कब होता है, मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पे आइडिया दे दिया है, बाकी और डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे आगे। तो ये बेसिकली PAF एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स करता है, यानी प्लेटलेट्स को जमा करता है ड्यूरिंग द इंजरी ऑफ ब्लड वेसल्स, ताकि एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड को रोका जा सके। यानी बेसिकली प्लेटलेट प्लग फॉर्म करना प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर का काम है। नेक्स्ट है अगेन एक और इम्पॉर्टेंट प्रोटीन विट्रोनेक्टिन, जो प्लेटलेट्स के एडेशन को प्रमोट करता है। ये देखो आप, प्लेटलेट्स को अडियर करना है, यानी कि उनको ब्लड वेसल्स पे चिपकाने का काम विट्रोनेक्टिन और वॉन विलेब्रांड फैक्टर। इसमें मज़े की बात यह है कि दोनों V से शुरू होते हैं, विट्रोनेक्टिन और वॉन विलेब्रांड दोनों V से शुरू होते हैं। इनमें सिमिलरिटी यही है कि दोनों एडिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और उसके अलावा छठा है प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर PDGF, जिसको हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। तो ये थे साइटोप्लाज्म के ग्रेन्यूल्स में कौन कौन से सब्सटेंसेस है और उनके साइटोप्लाज्म में कौन कौन से प्रोटीन्स है और उनका क्या काम रहता है। देखो, एक बार हमने केवल आइडिया लिया है कि कौन कहाँ पे प्रेजेंट है और उसका मेन काम क्या है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे चल के देखेंगे प्रॉपर्टीज़ देखेंगे प्लेटलेट्स की, फिर प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ उनके एक्शन देखेंगे, क्लॉटिंग कैसे होता है, प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये सब चीज़ें आपको जो हमने आज पढ़ी वहाँ पर सारी की सारी काम आएगी। इसलिए मैं सब कुछ सीक्वेंस वाइज बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी रहे। इसके अलावा प्लेटलेट्स कुछ हार्मोनल सब्सटेंसेस भी रिलीज़ करता है, जैसे कि एड्रेनालिन, सीरोटोनिन और हिस्टामिन। अब एड्रेनालिन आप सबको पता ही है क्या होता है, ठीक है, मुझे समझाने की ज़रूरत है नहीं। सीरोटोनिन बेसिकली एक वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है, ये भी हमने डिस्कस किया था, आपको याद हो तो वाइट ब्लड सेल्स के अंदर ना WBCs में इन सब का हमने डिस्कशन किया। ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर यानी ब्लड वेसल्स को नैरो करने का काम करता है। अब हमने इसका एक प्रॉपर नेम, जो एक टेक्निकल नेम है, इसका केमिकल नेम है, वो हमने डिस्कस किया था, आपको याद हो तो पिछले वीडियो में। तो कमेंट सेक्शन में आओ और मुझे बताओ कि सीरोटोनिन का प्रॉपर नेम क्या होता है, इसको और दूसरे किस नाम से जाना जाता है। मैं हिंट दे देता हूँ, हिंट है इसका 5-HT। और उसके अलावा हिस्टामिन भी रिलीज़ करते हैं प्लेटलेट्स, और हिस्टामिन आप सबको पता है आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन करवाने वाला केमिकल है। ये इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करेगा और इन्फ्लेमेशन के साथ साथ ये एलर्जी को भी प्रमोट करता है। अब प्लेटलेट्स क्यों हिस्टामिन रिलीज़ करता है, प्लेटलेट्स क्यों सीरोटोनिन रिलीज़ करता है, प्लेटलेट्स क्यों EDR रिलीज़ करता है,
ये सब कुछ हम लोग जब इनका एक्शन पढ़ेंगे, जब इनका फंक्शन पढ़ेंगे, वहाँ मैं सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी। बस आप थोड़ा वीडियोस को सीक्वेंस में देखो। ऐसा बहुत से स्टूडेंट्स वीडियोस को सीक्वेंस में नहीं देख रहे, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें उनकी मिस आउट हो रही है। तो बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस। फिर भी अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप मुझे मेरे इस व्हाट्सएप नंबर, मेरी इंस्टाग्राम आईडी और मेरी मेल आईडी से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।